हेलो फ्रेंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम बात करने वाले हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की, जिसे लवण का जल अपघटन भी कहा जाता है। हम जानते हैं जब भी किसी एसिड में कोई बेस मिलाया जाता है तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को सोल्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। मान लीजिए आपने HCl में NaH को मिलाया तो इन दोनों ने रिएक्शन करके NaCl और जल का निर्माण किया। इस क्रिया को बोलते हैं लवण का निर्माण। या आपने NH4OH की क्रिया HCl से करवाई, लवण बन गया अमोनियम क्लोराइड और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को बोला जाता है सोल्ट फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को बोला जाता है लवण का निर्माण। अब आप लोग सब जानते हो उदासीकरण अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट स्पीड से चलने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि क्योंकि ये रिएक्शन उदासीनीकरण है, न्यूट्रलाइजेशन है, तो ये फास्ट हो गई। अगर मैं इसकी रिवर्स रिएक्शन की बात करूं जिसमें लवण जल से इंटरेक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग बेस और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस या लवण का जल अपघटन कहते हैं। जिसमें एक लवण होता है, सोल्ट होता है, वो जल से क्रिया करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग या संगत क्षार में या अपने संगत अम्ल में बदल जाता है। ऐसी क्रियाओं को लवण का जल अपघटन कहा जाता है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये अभिक्रिया फास्ट है तो इसकी रिवर्स अभिक्रिया पक्का ही क्या होगी, स्लो होगी। इसीलिए मैंने लवण और उसके संगत अम्ल क्षारों के बीच में ये डबल एरो यानी कि एक साम्यावस्था प्रदर्शित की है। और आप यकीन जानिए कि ये साम्यावस्था बहुत कम हाइड्रोलाइसिस की स्पीड से आगे मूव करती है, यानी कि लवण का जो जल अपघटन होता है अत्यंत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। आइए हम देखते हैं कितने प्रकार के लवण हैं और इनके जल अपघटन के अंदर क्या क्या हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेने पड़ेंगे, और फाइनली हम इन सभी विलयनों की पीएच कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लवण का जल अपघटन जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ। तो लवण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक एक करके सबकी बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रोलाइसिस of salt having strong acid and weak base। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जहां तक प्रबल अम्लों का सवाल है, मैंने आपको खूब सारे प्रबल अम्ल बता रखे हैं। HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HI, HBr वगैरह वगैरह। और जहां तक दुर्बल क्षारों का सवाल है, यहां भी मैंने आपको खूब सारे बता रखे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो अगर मेरा अम्ल इनमें से कोई एक हो और मेरा क्षार इनमें से कोई एक हो, तो इस प्रकार बनने वाले लवण को कहा जाएगा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाला लवण। तो मान लीजिए मैंने अम्ल तो ले लिया HCl और क्षार ले लिया मैंने NH4OH। तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर HCl NH4OH के साथ इंटरेक्ट करेगा तो लवण बनेगा कौन सा बेटे। लवण निर्माण में क्या होता है, बेस का तो OH नेगेटिव जाता है और एसिड का H प्लस जाता है। तो इसके H और इसके OH को इंटरेक्ट करके तो वाटर बनाएंगे। तो यानी कि बेस का केटायन या धन आयन और एसिड का एनायन या ऋण आयन आपस में इंटरेक्ट करके लवण का निर्माण करते हैं। तो लवण निर्माण क्या होगा इसका, NH4Cl प्लस H2। लेकिन हम बात करने वाले लवण के जल अपघटन की, तो यानी कि इस अभिक्रिया को मैं उल्टा लिखूंगा। बस मैं लिख देता हूं कि लवण कैसा है। ये लवण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो कभी भी आपको किसी सोल्ट को एनालाइज करना हो कि इसकी नेचर कैसी है, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उस सोल्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में तोड़ दीजिए।
उस पॉजिटिव पार्ट के साथ में OH जोड़ के देखिए और उस नेगेटिव पार्ट के साथ में H प्लस जोड़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कौन सा था और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा था। ये सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं अपने वाले इसमें लगाऊं वो तरीका, मान लीजिए मैंने लवण लिया NH4Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने कहा पहचानने के लिए कैटायन के साथ OH नेगेटिव जोड़ के देख लीजिए, क्या बना NH4OH, और एनायन के साथ या ऋण आयन के साथ H प्लस जोड़ के देख लीजिए, क्या बना HCl। क्या आपको इससे लवण की नेचर नहीं पता लग जाएगी क्या? क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, इसलिए इस लवण का नाम क्या रख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस से बना हुआ लवण। तो ये तो हो गई इसके निर्माण की अभिक्रिया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हम तो इसका जल अपघटन पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो इंटरेस्ट की रिएक्शन है वो ये है बच्चों, NH4Cl प्लस वाटर, मैंने आपको कहा था डबल एरो आएगा क्योंकि बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, NH4OH प्लस HCl। तो ये है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस और ये है सोल्ट फॉर्मेशन। हमारा कंसर्न फिलहाल इससे नहीं है, हमारा कंसर्न मेनली फिलहाल इससे है। अब अगर मैं इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करूं, आप मुझे बताइए जितने भी लवण होते हैं, सोल्ट होते हैं, क्या वो सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं होते क्या? मेरे पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, जो भी प्रबल विद्युत अपघट्य होता है बच्चों उसको आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब भी मुझे NH4Cl को लिखना होगा मैं NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव फॉर्म में लिखूंगा। प्रबल विद्युत अपघट्य कभी भी केमिकल रिएक्शन में लिखना हो आपको आयनिक अवस्था में लिखना होता है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, ये भी प्रबल अम्ल है, तो ये भी इस तरह से क्या हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ। तो HCl को भी आयनाइज फॉर्म में लिख रहा हूं और NH4Cl को भी आयनाइज फॉर्म में लिख रहा हूं। वाटर को और NH4H को नहीं लिख रहा क्योंकि ये वीक बेस है और वाटर तो वैसे ही बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से दोनों साइड आपके कोई ना कोई आयन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी Cl नेगेटिव आ रहा था, वहां पे भी Cl नेगेटिव आ रहा था, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूल से मैं बड़े आराम से Cl को Cl से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरी जो नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर NH4OH प्लस H पॉजिटिव। तो ये भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, ये भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की नेट आयनिक इक्वेशन कही जाती है। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की नेट आयनिक इक्वेशन कही जाती है। आप साफ देख पा रहे हैं इसके अंदर केटायन ही वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इस हाइड्रोलाइसिस को केटायनिक हाइड्रोलाइसिस या धनायनिक जल अपघटन कहा जाता है। इस हाइड्रोलाइसिस को केटायनिक हाइड्रोलाइसिस या धनायनिक जल अपघटन कहा जाता है। तो जब भी किसी भी सोल्ट का वाटर से इंटरेक्शन हो, पहले तो आप उसकी पूरी इक्वेशन लिखना, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के दोनों साइड के कॉमन आयन को कट करके एक नेट आयनिक इक्वेशन लिखना, जिससे आपको पता लगेगा कि उस सोल्ट का कौन सा आयन एक्चुअली वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मुझे पता लगा केवल केटायन ही वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को केटायनिक हाइड्रोलाइसिस या धनायनिक जल अपघटन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, इस नेट इक्वेशन से एक और चीज पता लग गई कि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आपके पास फ्री H पॉजिटिव आयंस आ गए, और अगर किसी रिएक्शन में फ्री H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाते हैं, यानी कि उस रिएक्शन के कारण जो सॉल्यूशन की रिजल्टेंट नेचर होगी, वो रिजल्टेंट नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। वो रिजल्टेंट नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी, यानी कि इस सॉल्यूशन की जो pH आएगी वो 7 से लेसर होगी, 7 से कम होगी। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट में पहली बात केटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, दूसरी बात सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट बनता है वो एसिडिक बनता है, pH 7 से कम आती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इसकी डेरिवेशंस करते हैं। और जब भी हमें लवण की स्टडी करनी होती है तो मेनली हम इसके 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एक तो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जिसको हम जल अपघटन स्थिरांक कहते हैं, एक को स्मॉल h जिसको जल अपघटन की मात्रा कहते हैं, और तीसरा बट ऑब्वियस है हम इसके pH की कैलकुलेशन करेंगे। आइए वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अब एक बार के लिए मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे डेरिवेशंस करनी है। NH4Cl को ही पकड़ते हैं, इसकी नेट आयनिक इक्वेशन के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी तीनों चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। तो मैं वापस से
इसकी वही नेट आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूं, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स NH4OH प्लस H पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूं इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने में। सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूं इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने में, जिसको जल अपघटन स्थिरांक कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए KH का मतलब क्या है? जल अपघटन स्थिरांक है बेटे, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? K के फुट में स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। अगर मैं इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में साम्यावस्था स्थिरांक की बात करूं, जिसको हम उसका जल अपघटन स्थिरांक भी कहते हैं, तो क्या होगा आपको बताइए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है? NH4OH एंड H पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जब भी जल अभिकारक के रूप में होता है, हम इसको हमारे Kp या Kc या किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करते। तो पहला एक्सप्रेशन तो आ गया मेरा, भाई लवण का क्या हो रहा है? जल अपघटन। तो इसका जो भी साम्य स्थिरांक आएगा उसको इंडिकेट करने के लिए साम्य स्थिरांक के पैरों में H लिख दिया, जिससे आपको पता लग जाएगा ये लवण के जल अपघटन के साम्य की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? लवण के जल अपघटन के साम्य की बात चल रही है। अब जहां तक KH का सवाल है, KH को हम किसी और कांस्टेंट में कंपेयर करना चाहेंगे या डालना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास KH का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक इस चैप्टर में हमने Ka, Kb और Kw के बारे में पढ़ा हुआ है। तो बेटर है कि इस KH को भी हम उसकी टर्म में कन्वर्ट कर लें, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त हमारे को दिक्कत नहीं आए। तो एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, NH4OH का अगर मैं सेल्फ आयनाइजेशन करता हूं NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में, तो क्या बेस होने के कारण इसका जो Kb आएगा बेटे, वो आएगा NH4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव अपॉन NH4OH, राइट। ये इसका क्षार का वियोजन स्थिरांक होगा। इसको एक बार मैं नंबर 2 समीकरण लिख देता हूं। ऐसे ही जल का सेल्फ आयनाइजेशन तो आपको आता ही है, जल H प्लस और OH नेगेटिव आयन में आयनाइज होता है, और जल का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से दिया जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। अगर मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूं बेटे इक्वेशन 2 से, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में KW अपॉन KB, और इसमें से इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव KW के कारण, और वो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और डिवाइड में ऊपर चला जाएगा कौन? NH4OH। ऐसा करने से मैं OH से OH को कैंसिल कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई NH4OH इंटू H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। ये देखिए NH4OH इंटू H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ये वैल्यू हमारे KH के बराबर है। तो एक रिलेशनशिप आ गया कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट अगर आपको निकालना है किसी भी सोल्ट का, तो आप क्या करें, जल के आयनिक गुणनफल को उस लवण के दुर्बल क्षार के वियोजन स्थिरांक से भाग कर दीजिए, तो बड़े आराम से आपके पास में किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा? आपके पास में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमारा पहला काम पूरा हो गया कि मेरे को हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। हालांकि निकाल तो मैंने यही ली थी, लेकिन मेरे को उसको और इजी तरह से कन्वर्ट करना था, तो मैंने उनको हमारे बहुत रिनाउंड कोफिशिएंट्स की टर्म में कर दिया, KW और KB के रूप में। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिस तरह और जिसको हिंदी में बोला जाता है जल अपघटन की मात्रा। हिंदी में इसको बोला जाता है जल अपघटन की मात्रा, जल अपघटन की मात्रा बोला जाता है। और इसको डिनोट किसे करते हैं? स्मॉल h से। जिस तरह से दुर्बल अम्लों और दुर्बल क्षारों के लिए आप वियोजन की मात्रा का प्रयोग करते हो, बिल्कुल उसी तरह से लवण के संदर्भ में ये स्मॉल h
के रूप में लिखा जाता है। तो अगर मैं एक बार दोबारा से, क्योंकि समीकरण मैंने दूर हो गई है, दोबारा लिख देता हूं, NH4 पॉजिटिव प्लस OH H2O गिव्स NH4OH प्लस H पॉजिटिव। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने इसका 1 मोल लिया, तो जितना अंश इसका जल अपघटन में एंटर कर गया, देखिए बच्चों ये तो फ्री आयन है और जल अपघटन के बाद ये बनने वाला है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि 1 मोल में से जितना पार्ट इसका चला जाएगा उसको मैंने जल अपघटन की मात्रा बोल दिया। तो ये अगर 1 माइनस H होगा तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या होंगे, HH होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा करते थे आप। अब अगर सांद्रता इसकी 1 ना लेके C ले ली जाए तो ये एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे को जल अपघटन नियतांक निकालना है, कैसे करता हूं, NH4OH इंटू H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, HC इंटू HC अपॉन 1 माइनस HC, भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, C से C कैंसिल हो गया, तो मेरा ये एक्सप्रेशन आता है H2C अपॉन 1 माइनस H। अब एक बात मैं आपको आते ही बताई थी, क्या, कि जब लवण का निर्माण फास्ट अभिक्रिया है तो लवण का जल अपघटन अत्यंत स्लो रिएक्शन होती है, बहुत धीमी अभिक्रिया होती है। और जो अभिक्रिया धीमी होती है यानी कि जिनमें रिएक्टेंट की बहुत कम मात्रा खर्च होती है और साम्य अवस्था आ जाती है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जल अपघटन की मात्रा जो लवणों के लिए होती है सामान्यतः, जल अपघटन की जो मात्रा होती है लवणों के लिए सामान्यतः उसका मान 1 से बहुत छोटा होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, आराम से आप इसको छोड़ सकते हो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं 1 माइनस H को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। मैं 1 माइनस H को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 1। तो इसकी जगह अगर मैं 1 कर दूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है KH इज इक्वल टू H²C। मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है KH इज इक्वल टू H²C। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 5 दे देता हूं। और यहां से अगर मैं H निकालना चाहूंगा तो वो आ जाएगा KH/C का रूट। अगर यहां से मैं H निकालना चाहूंगा तो वो आ जाएगा KH/C का रूट, और KH की वैल्यू हमने पहले ही पुट कर दी है, ये रही। तो KH की जगह लिख रहा हूं KW/KB और नीचे आ गया C। इस तरह से मैं इस लवण की जल अपघटन की मात्रा भी आराम से निकाल सकता हूं। तो 2 टास्क मेरे पूरे हो गए। एक तो मैंने KH की वैल्यू निकाल ली हमारे रिनाउंड कांस्टेंट के टर्म में, KW और KB के टर्म में, और एक मैंने इसकी जल अपघटन की मात्रा भी हमारे वाले कांस्टेंट के पदों में निकाल ली, रूट ऑफ KW/KB इंटू C। अब हम बात करेंगे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन की, और फाइनली उससे हम pH निकालने वाले हैं। तो आइए हम देखें किस तरह से हम H पॉजिटिव की कैलकुलेशन करते हैं। इसको एक बार रब कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट में जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट की बात चल रही है, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। दोबारा से इक्वेशन लिख लीजिए, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O NH4OH प्लस H पॉजिटिव। तो ये मैं एक्सप्रेशन जो वहां रब किया था दोबारा लिख देता हूं, HC एंड HC। तो इस इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि अगर मुझे H पॉजिटिव निकालने हैं तो वो कैसे आएंगे बेटे, HC से आएंगे, 8 नंबर इक्वेशन। और H की वैल्यू आपको पता ही, अभी आपने निकाल के आए हो, H की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। इसको अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा C, और मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा KW अपॉन KB, और C चला जाएगा ऊपर, C चला जाएगा ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकता हूं। देख लीजिए, इजी कांस्टेंट की फॉर्म में मैंने कोशिश की है KH की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू और H पॉजिटिव की वैल्यू तीनों के तीनों KW और KB की टर्म में आइए, ताकि हमारे को इसको रिलेट करना और आपको समझाना आसान हो जाएगा। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं जो कि है pH कैलकुलेशन,
अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं जिसको बोला जाता है पीएच कैलकुलेशन, तो अब तो बस केवल वैल्यू ही पुट करनी है। व्हाट इज पीएच? माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, यही होती है पीएच। तो क्या मैं पीएच निकालते वक्त माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है रूट के डब्ल्यू अपॉन इंटू सी अपॉन के बी, क्या मैं इसको पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की होल पावर 1/2 कह सकता हूं? रूट को मैंने चेंज कर दिया। और लॉग की कैलकुलेशन आपको आती है, पीएच इज इक्वल टू पावर टर्म आगे आ जाती है हाफ लॉग ऑफ के बी माइनस हाफ लॉग ऑफ सी, और ये नीचे है तो प्लस होगा बेटे, प्लस हाफ लॉग ऑफ के बी। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, पीएच इज इक्वल टू, पहले के डब्ल्यू था सॉरी, माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू। आप लोग जानते हो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 14 के बराबर। ये देख लीजिए के डब्ल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 14 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर मैं से कोई पूछेगा कि माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू या पी के डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए, तो ये पावर टर्म आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 14। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू अगर 14 है तो 14/2, तो ये तो हो गया 7 माइनस हाफ लॉग ऑफ सी। और क्या मैं इसको माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि माइनस लॉग ऑफ के बी की वैल्यू किसके बराबर होती है? पी के बी के बराबर होती है। एज यू नो माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी, माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी। तो इस माइनस लॉग ऑफ के बी की जगह पी के बी पुट कर देता हूं, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ पी के बी। तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ पी के बी। इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं किसी भी सोल्ट की, ऐसे सोल्ट की पीएच जिसमें एसिड वाला कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और बेस वाला कंटेंट वीक हो, तो मैं इस तरह से पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं। साफ दिख रहा है 7 में से 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो पीएच की वैल्यू 100% 7 से कम आएगी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ऐसे सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। ऐसे सोल्ट की जो रिजल्टेंट नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। ऐसे आपने इसको पढ़ना है, इस तरह से आपने इसकी पढ़ाई करनी है। 1-2 क्वेश्चन हम बात करें अगर इसके ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी सोल्ट का एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके जल अपघटन की मात्रा, इसकी पीएच, इसकी H+ की कंसंट्रेशन। तो आइए उस रिस्पेक्ट में हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उस रिस्पेक्ट में हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड KH, H and pH of 0.1 m NH4Cl solution, और आपको Kb की वैल्यू दे रखी है NH4OH के लिए, that is 1.8 into 10 to the power -5। और आपसे पूछा है कि इस 0.1 मोलर NH4Cl के सॉल्यूशन की KH निकालिए, इसकी स्मॉल h निकालिए और pH को कैलकुलेट करिए। तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, केवल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं KH की बात करता हूं तो KH किसके बराबर होता है? KW अपॉन KB के। अब KW की वैल्यू है 10 की पावर -14 और KB की वैल्यू दे रखी है आपको 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 10 इंटू 10 की पावर -15 लिख सकता हूं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, और 10 अपॉन 8 1.8 होता है 5.5। तो हमारा जो KH आता है वो आता है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -10। यू कैन सी इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा
-10 में है, आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, यानी कि इस प्रकार के लवणों का जल अपघटन बहुत कम मात्रा के साथ होता है। फिर हमने बात की H की। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो H पता ही है, डायरेक्ट KH निकाला हुआ ही है, रूट KH बाय C। तो KH की वैल्यू आ रही है 5.5 इंटू 10⁻⁻10 और C कितना है, कंसंट्रेशन 0.1। तो बेटे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √55 इंटू 10⁻⁻5 या √55 इंटू 10⁻³ और ये भी आप समझ सकते हो कितनी कम वैल्यू आ रही है, यानी कि इस प्रकार के लवणों का जल अपघटन बहुत ही कम होता है। और जहां तक पीएच कैलकुलेशन का सवाल है वो हम यहां कर देते हैं। पीएच के लिए फॉर्मूला आपने सीखा 7 - ½ pKb -½ log C। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप पीकेबी की वैल्यू पहले ही सोल्व करके रखा करिए। पीकेबी क्या होता है, -log KB, यानी कि -log KB की वैल्यू ये रही 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, -log 1.8 एंड -log 10⁻⁻5। भाई log A इंटू B का सोल्यूशन क्या होता है, log A प्लस log B, और अगर बाहर माइनस लगा होगा तो क्या होगा, -log A -log B। तो ये कर दिया मैंने -log A, वो कर दिया -log B। मुझे पता है pKb = -log of 1.8। अब जब पावर आगे आ जाएगी तो -5 और -1 +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो pKb की वैल्यू हो जाएगी 5 - log 1.8। ये 5 - log 1.8। हालांकि log टेबल आपको अवेलेबल होगी, पर मैं फिलहाल टाइम बच जाए इसके लिए वैल्यू बता रहा हूँ। log 1.8 की वैल्यू होती है लगभग 0.25 के आसपास। तो ये जो पीकेबी की कैलकुलेशन है आपने अलग से कर लेनी है। तो हमारा जो पीकेबी आ गया वो आ गया बेटे 4.75। अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा 7 - ½ log C। अब C दिया हुआ आपको 10⁻⁻1, तो C आपको दिया हुआ है 10⁻⁻1 माइनस ½ pKb, और pKb तो आपने निकाल ही लिया, कितना 4.75। तो बस कैलकुलेशन कर लीजिए, pH = 7। अब फिर वही बात, ये पावर आगे आएगी तो -1 और -1 कितना हो गया, +1, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, लेकिन प्लस में ये पावर आगे आ गई 1, तो +½ log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो +½ का मतलब +0.5, और इसको तो आप माइनस कर ही लेंगे 2.375। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 9.37 ले लेता हूं, सॉरी, तो ये 7.5 - 2.3 7 हो जाता है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 5.13 के आसपास, 5.13 के आसपास आपकी पीएच आ जाएगी। इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनने वाले सोल्ट की क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर ली, KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच की हमने कैलकुलेशन की, और एक छोटा सा एलिमेंट्री टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि किस तरह से इन वैल्यूज को यूज करके न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सोल्ट्स की हम बात करने वाले, सारे सोल्ट हम एक साथ ही करेंगे। थैंक यू सो मच।